औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं विटामिन डी, और विटामिन डी को जो है अभी तक हमने इसका मेटाबॉलिज्म, इसके सोर्सेज, इसके कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इसका रोल, और कैल्शियम होम्योस्टेसिस से हटकर इसके जो वाइड स्प्रेड रोल हैं वो भी अभी तक डिस्कस किए। तो हम जैसे कि पहले फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वाइटामिन्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वाइटामिन्स को हमने एक ख़ास पर्टिकुलर तरीके से डिस्कस करना है और वही फॉलो करना है कि इसके वाइटामर्स, इसका मेटाबॉलिज्म, इसके प्रिंसिपल फंक्शन और इसकी डेफिशिएंसी, यानी कि आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस से अगर इसकी कम मिकदार ली जाती है और उसकी वजह से जो प्रिंसिपल फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है वो जब हॉल्ट हो जाएंगे, वो फंक्शन नहीं होंगे, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं वो डिस्कस करनी है। और सेकंड कि अगर ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज़्यादा इधर डाइटरी सोर्स में और फ्रॉम द सप्लीमेंटेशन, और मोस्ट ऑफ टाइम सप्लीमेंटेशन जब इंसान ज़्यादा लेता है, डाइटरी सोर्सेज इतनी बाज़ नहीं होता कि इतना ज़्यादा डाइटरी सोर्सेज ले कि एक्सेस ऑफ वाइटामिन हो जाए, लेकिन जो हमारी सप्लीमेंटेशन है जैसे कि मल्टीवाइटामिन्स की टैबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं या अदर फॉर्म्स हैं जो ड्रिप वगैरह में डाली जाती हैं, तो उसमें जो है उसकी वजह से एक्सेस जो है वाइटामिन्स का हो सकता है, और वो भी स्पेशली कौन से वाइटामिन्स का, जो कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन डी का इन पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से जो इसका प्रिंसिपल रोल है हम सिर्फ उसी को फोकस करते हैं, और जो प्रिंसिपल रोल है डेट इज कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो कैल्शियम का दो मेन रोल है, एक इंस्टेंट रोल है, वो भी हम टॉक्सिसिटी में डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में और फंक्शन इसका परफॉर्म होता है। सेकंड जो इसका की रोल है डेट इज बोन मिनरलाइजेशन, कि बोन की मिनरलाइजेशन करता है, वहाँ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में भी ये होता है, और सेकंड उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से जो वहाँ स्ट्रेंथ ये दे रहा होता है बोन को, वो इसका की रोल है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चों में जो इशू आएगा दैट इज रिकेट्स, एंड बड़ों में जो इशू आएगा दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। तो बेसिकली आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि जो बोन पहले जो फॉर्मेशन होती है वो कोलेजन बोन होती है, ठीक है। कोलेजन मैट्रिक्स बनता है, और उसके बाद उस कोलेजन मैट्रिक्स में जाले में मिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम जो है, आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वो स्टोर होती है, और जिसकी वजह से बोन स्ट्रेंथ आती है। तो कोलेजन मैट्रिक्स बनने में तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोलेजन बोन बन जाएगी, सॉफ्ट बोन बन जाएगी, लेकिन वहाँ मिनरलाइजेशन, कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से बोन में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और प्लायबल बोन्स होंगी। इसकी वजह से डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन या क्लिनिकल आउटकम आ सकता है, जिसमें नॉक नी है, बो लेग्स हैं, विंड स्वेप्ट है, ये सब चीज़ें इस किस्म की बच्चों में प्रेजेंटेशन रिकेट्स के पेशेंट्स में जो बच्चा है वो इन प्रेजेंटेशंस में आपके पास क्लिनिक में आ सकता है। तो आप उसके विटामिन डी लेवल करवाएंगे तो वो कम होंगे, बोन एक्सरे करवाएंगे तो उसमें आपको अनमिनरलाइज्ड बोन का एलिमेंट नज़र आएगा। विटामिन डी ये न्यूट्रिशनल डिजीज़ हैं बेटा, सिंपल कोई मेडिसिन नहीं देनी, अगर मेडिसिन भी जो देनी है वो उस न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंट हुआ है, चाहे वो आयरन है या मैग्नीशियम है या जिंक है, आप उसकी कमी को पूरा कर दें तो ये डिजीज़ मोस्ट ऑफ टाइम अगर टाइमली इनको एड्रेस कर लिया जाए तो ये करेक्ट हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया, अब बड़ों में तो बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, वो एक ख़ास इक्विलिब्रियम के ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी रहती है, और उसके बाद मिडल एज या बूढ़े लोगों में जो है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपान कि किस स्टेज के ऊपर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो डी मिनरलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बोन्स होंगी,
वहाँ पहले से कैल्शियम होगा लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो कैल्शियम जो है ऑस्टियोकैल्सिन कम होगा, और जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी जो है वो अपनी कोशिश करेगी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने की। तो एक तो बोन्स में मिनरलाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, बोन्स में जो है कैल्शियम जो आप डाइट से ले रहे हैं या आपके ब्लड में है वो स्टोर नहीं होगी, बोन्स की तरफ उसका फ्लो नहीं होगा। सेकंड, बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है उसका फ्लो टुवर्ड्स ब्लड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है उसकी प्रायोरिटी है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की, क्योंकि उसने आपका मस्कुलर सिस्टम चलाना है। तो ये नॉर्मल बोन है जो कि मिनरलाइज्ड है, और ये डीमिनरलाइज बोन है जिसमें से कैल्शियम जो है वो हल्का हल्का करके या कंटिन्यूसली जो है वो इसमें से निकल रही है और ब्लड में जा रही है। तो इस किस्म के पेशेंट्स की एक तो बो लेग्स भी हो सकती हैं, दूसरा ये जो है वो आपकी इजीली फ्रैक्चर जो है इन पेशेंट्स में बड़ी इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। और बोन पेन्स वगैरह, मलेशिया जो है वो पेन को रिफ्लेक्ट करता है, तो बोन पेन जो है वो इन पेशेंट्स में ज़्यादा होंगे। बो लेग्स ऑफ द मिडिल एज, अगर कोई 30-40 ईयर्स का पेशेंट था उसमें अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हुई है, तो सिंपल आप ये बेड साइड टेस्ट है, ये सिंपल उसकी जो है इस तरीके से स्ट्रेचर बना के उसका इसको चेक कर सकते हैं। बाद में एक्सरे करवाएंगे, विटामिन डी लेवल करवाएंगे, वो डेफिशिएंट होगा और विटामिन डी लेवल प्रिस्क्राइब कराएंगे विद द विटामिन K3 एंड कैल्शियम लेवल्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में क्रोनिक रीनल फेलियर में रिजल्ट्स इन डिक्रीज एबिलिटी टू फॉर्म एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। इसकी वजह से इन पेशेंट में सप्लीमेंटेशंस विटामिन डी और कैल्शियम की कंटिन्यूसली हमें मेंटेन करनी पड़ती है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते रहना चाहिए इन पेशेंट्स में। हाइपोथायराइडिज्म, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि पैराथायराइड और थायराइड हार्मोन्स को भी विटामिन डी जो है वो कंट्रोल करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा। इन दोनों को मैनेज करने के लिए सप्लीमेंटेशंस देते रहना पड़ेगी। हायर इनटेक ऑफ विटामिन डी, ये आपकी हार्पर की एक सब हेडिंग है कि विटामिन डी के लेवल्स बेटा 20 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स है, 20 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स इन द प्लाज्मा आपके विटामिन डी के लेवल है। तो 20 to 100 एक बहुत बड़ा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है। तो इसका जो मतलब है हायर इनटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि अगर आप अपर नॉर्मल लेवल में विटामिन डी के लेवल्स रखते हैं, मसलन अगर बॉडी में ब्लड में 80-90 माइक्रोग्राम या इंटरनेशनल यूनिट्स जो है विटामिन डी के मेंटेन रहते हैं, अच्छे सप्लीमेंटेशन लेते हैं या डाइट के जरिए इसको अच्छा मेंटेन रखते हैं या स्किन के जरिए अच्छा मेंटेन रखते हैं, इन दैट केस ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है टू अवॉइड और प्रिवेंटिव एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स इन वेरियस कैंसर, स्पेशली इन प्रोस्टेट एंड कोलोरेक्टल कैंसर। प्री डायबिटीज, ऐसे पेशेंट जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज की हिस्ट्री होती है और उनके लेवल्स जो शुगर के हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है ग्रे जोन में आ रहे होते हैं, 110-115 के लेवल पे आ रहे होते हैं, तो जो कि अभी तक डायबिटिक हुए नहीं होते लेकिन नॉर्मल रेंज से भी वो थोड़ा सा, या उनकी हिस्ट्री जो है वो उनको रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि डायबिटीज में किसी भी वक्त कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन करना बहुत, या अपर लेवल ऑफ विटामिन डी, नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी को मेंटेन करना बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनमें भी ये इफेक्ट बहुत अच्छा रह सकता है। कोरोना के पेशेंट्स, या आजकल जैसे कोरोना पेंडेमिक है, हर जगह के ऊपर चांस है कि कोरोना हो सकता है, तो इस केस में भी बॉडी में अगर अपर नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी मेंटेन रहते हैं, यानी कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेते अगर पेशेंट रहे, तो वो जो है बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इसी वजह से जो विटामिन डी है उसको जो है वो रेस्क्यूअर के तौर के ऊपर या एक सुपरमैन के तौर के ऊपर जो है
वो मोस्ट ऑफ टाइम इसकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग की जाती है। लेकिन इन एनी केस विटामिन डी चाहे जितना भी अच्छा हो तो इसकी एक खास लिमिट है। मसलन 100 जो अपर लिमिट है इसकी, वो 100 माइक्रोग्राम या इंटरनेशनल यूनिट है बॉडी में। अगर ये 100 से ज़्यादा जाता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो क्या होगा, इसके सारे फंक्शन जो है वो एक्सेस में काम करना शुरू कर देंगे, स्पेशली कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अब कैल्शियम भी 8 to 10 जो है वो बॉडी में 10.2 कहीं और कहीं 10.35 लिखा हुआ है, ये इस लेवल में मेंटेन रहता है। तो अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होगा, सपोज अगर हम सिर्फ कैल्शियम ही की बात करें, तो अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से बॉडी के, अब कैल्शियम और आयरन दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी के सभी सेल्स, सभी टिश्यूज जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या थर्स्ट रखते हैं। तो कैल्शियम लेवल जैसे ही बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक तो होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, एक होता है कि कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो उन सभी सेल्स में, सभी जो सपोज अगर आर्टरीज ही हैं तो वहाँ कैल्शियम लेवल अगर ज़्यादा है तो आर्टरीज में कैल्शियम जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उसकी वॉल में, जो आर्टरीज की वॉल है, वहाँ कैल्शियम लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा जो वजह हो सकती है कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा होने की, एक तो जो कॉमन जो काज है वो आपका जो सप्लीमेंटेशन है, जो बेचने वाले हैं वो इतना ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी कर देते हैं और जिन जगहों से ये मिलता है वो बहुत कॉमनली मिलता है। अगर आप किसी भी जगह पे जाके 10 इंजेक्शन भी ले लें ड्रॉप डी के, वो इजीली आपको दे देंगे। ठीक है, 20 ले लें तो वो उन्होंने जो भी सारा स्टॉक है वो उठा के आपको दे देना है। और आगे अगर इतना स्ट्रेस में पेशेंट है कि, या कम्युनिटी है कि वो एक चीज़ को रेस्क्यूअर समझ रहा है, तो वो जहाँ दिन में एक या हफ्ते में एक, आइडियली स्पीकिंग, एक जो सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए थी, एक इंजेक्शन पीना चाहिए था, तो दिन में, ये हिस्ट्री मैंने देखी भी है कि दिन में 3-3 इंजेक्शन जो है लोग पी के आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन पेशेंट्स में हमें जो टॉक्सिक लेवल है वो मिल जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के। दूसरी वजह ये होती है जो आपका रेगुलेटिंग एंजाइम है वहाँ इशू आ जाए जेनेटिकली, तो उन पेशेंट्स में भी जो टॉक्सिक लेवल है वो इजीली हमें मिल जाते हैं। तो टॉक्सिक लेवल में अगेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैल्सिनोसिस होगा। ये कैल्सिनोसिस डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रक्शन करेगा, किडनी स्टोन्स भी बन जाएंगे, जहाँ जो इलास्टिसिटी वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे आर्टरीज हैं या आपकी टिब्यूल्स हैं डिफरेंट, वो सारी जो है वहाँ कैल्सिनोसिस हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सपोज आर्टरीज की इलास्टिसिटी इतनी अच्छी नहीं रहती तो हाइपरटेंसिव के इश्यूज आ जाएंगे। ये सब चीज़ें, हार्ट अटैक के इश्यूज आ सकते हैं, सीवीए के इशू आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो इमीडिएट इफेक्ट आएगा दैट इज स्टूपर। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, थर्स्ट। अब कैल्शियम लेवल ज़्यादा ले लें, CAC प्लस जो है वो ठीक है दिन में एक दफ़ा पी ले, लेकिन दिन में 4 दफ़ा पी ले, कैल्शियम लेवल को ज़्यादा कर लें बॉडी में, तो टेटनी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, और जो है मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल जो है इशू आ सकते हैं। तो जो टॉक्सिक लेवल है विटामिन डी का, उसको भी ख्याल से मॉनिटर करते रहना चाहिए और जो इसकी डेफिशिएंसी है उसको भी बॉडी में देखते रहना चाहिए। तो विटामिन डी के जो लेक्चर्स हैं वो इस टॉपिक के बाद कंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम विटामिन के इंशाल्लाह शुरू करेंगे।